इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी, इस सत्र के सभी सम्मानित वक्तागण, इस सभा कक्ष में उपस्थित मेरे साथी अध्येतागण, जिसमें आदरणीय रंगनाथ जी हैं, देविका मैडम हैं, रिजवी जी हैं, और इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में सहभाग करने वाले सभी आमंत्रित गण। मुझे कल भी बल्कि परसों समापन सत्र में भी एक सत्र की अध्यक्षता करनी है, तो मुझे जो अपनी बात कहनी है उसको मैं 2 बार में कहूँगा, जिससे आज का भी थोड़ा सा समय बच जाए और उस दिन भी कुछ बात हो जाए। पहली बात तो यह है कि जो अभी की प्रस्तुतियाँ हुई उन पर भी बहुत संक्षेप में मैं टिप्पणी करना चाहूँगा, क्योंकि उसमें चीज़ें स्वतः इतनी स्पष्ट हैं कि ज़्यादा उसमें कुछ हस्तक्षेप करने की गुंजाइश नहीं है। और मुझे जो बात कहनी है उस बात को मैं कुछ इस तरीके से रखूँगा कि जिसे हम भारतीय ज्ञान परंपरा कह रहे हैं, उसमें भारतीय होने का क्या तात्पर्य है, ज्ञान से क्या अभिहित होता है और परंपरा कहने से क्या भाव प्रकट होता है। ये बात हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारी ये राष्ट्रीय संगोष्ठी है उसमें पूर्वोत्तर की भारतीय ज्ञान परंपरा की बात हो रही है। यानी जो पूर्वोत्तर की ज्ञान परंपरा है वो चाहे हमारे सृष्टि विधान में दिखाई दे रही हो, हमारे वास्तु विधान में दिखाई दे रही हो, या हमारे जीवन विधान के अन्य क्षेत्रों में दिखाई दे रही हो, उसका जो एक सर्वसमेकित भारतीय दृष्टि है उसके साथ क्या संबंध है, उसके साथ क्या तारतम्य है, ये बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले कल्पना जी ने अपनी बात हम लोगों के सामने रखी कि जो पूर्वोत्तर की प्रमुख जनजातियां हैं उनमें सृष्टि सृजन संबंधी क्या मिथक हैं और उनका अपना दार्शनिक अभिप्राय क्या है। एक तो ये जो मिथक शब्द है इससे हम लोगों को थोड़ा सा अवगत हो जाना चाहिए। मिथक का मतलब कोई असत्य नहीं होता। सामान्यतः हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि मिथक का मतलब असत्य, और माइथोलॉजी को हम लोग उसी अर्थ में ले लेते हैं। वस्तुतः मिथक का तात्पर्य होता है कि जो परम और अव्यक्त सत्य है, वो परम और अव्यक्त सत्य प्रथम सिद्धांत के रूप में या फर्स्ट प्रिंसिपल के रूप में हमारे सामने कैसे अभिव्यक्त होता है, उसको मिथक कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो परम सत्य है वो निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, निर्विकल्प है। वो कैसे हमारे सामने सविशेष रूप में, साकार रूप में या सविकल्प रूप में प्रकट होता है, उसकी जो प्रथम अभिव्यक्ति होती है, उस प्रथम अभिव्यक्ति को हमारे यहाँ मिथ कहा जाता है। और सृष्टि कर्म जहाँ भी आप देखेंगे, न केवल भारतीय परंपरा में बल्कि दूसरी परंपराओं में भी ये बात ध्यान में रखने वाली है कि जो सृष्टि का क्रम है वो क्रोनोलॉजिकल नहीं है, सृष्टि का क्रम लॉजिकल है। वो क्रोनोलॉजिकल ना होकर के वो लॉजिकल है। जिसे हम लोग इतिहास काल क्रमानुसार कहते हैं, वो इतिहास काल क्रमानुसार ना होकर के वो तार्किक है, वो दार्शनिक है, वो तात्विक है। और ये चाहे भारतवर्ष की अन्य परंपराएं हों, चाहे दुनिया की दूसरी परंपराएं हों, उसमें ये जो लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्रिएशन है ये हम लोगों को सदैव दिखाई देता है। जैसे आपने बताया कि जो सृष्टि का सिद्धांत है या सृष्टि कैसे अभिव्यक्त होती है, तो हमारे यहाँ 7 प्रकार के तत्व माने गए हैं। उसमें पहले सृष्टि ही है। सृष्टि का जो आधान है वो पृथ्वी है और उसका गुण अंकुरण या जर्मिनेशन माना गया है। दूसरा जो तत्व है वो स्थिति है और उसका जो आधान है वो जल तत्व है, सस्टेनेबिलिटी या धारणीयता उसका गुण है। तीसरा संहार है और उसका जो आधान है वो अग्नि तत्व है और दाहकता उसका गुण है, बर्निंग। चौथा वो नियम है और नियम का जो आधान तत्व है वो वायु है और वायु का जो कार्य है वो मेंटेन करना है, यानी परिपालन करना है। और पांचवा तत्व जो है वो मोक्ष तत्व है, जिसका आधान आकाश है और इसका गुण जो है वो व्याप्ति है। और इसके अलावा 2 और तत्व हैं, अज्ञान और प्रबोध, जिसके बीच में हमारा समूचा जीवन जो है वो आंदोलित होते रहता है। और इसका जो आधान तत्व है वो बॉन्डेज है, या जिसे हम लोग बंधन कहते हैं। ये जो 7 तत्व हमने आपके सामने रखे, सृष्टि, स्थिति, संहार, नियम, मोक्ष, अज्ञान और प्रबोध, ये सभी एक साथ प्रकट होते हैं। ये कोई किसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रकट नहीं होता। हमारे यहाँ हमेशा इन 7 तत्वों की व्याप्ति और इन 7 तत्वों का व्यापार जो है वो चलता रहता है। इसलिए वो अपने आप में साइमल्टेनियस है, वो अपने आप में लॉजिकल है, वो क्रोनोलॉजिकल नहीं है।
इसको अगर आप लोग संध्या वंदन करते हो तो संध्या वंदन में एक मंत्र आता है, ओम सत्यं चरितं च तपसा अध्यय जायतो ततो रात्र जायतो ततो समुद्रो अरणवा, है ना, इत्यादि इत्यादि करके, और अंत में आता है यथा पूर्वम कल्पते। तो ये जो सृष्टि का विधान हमारे यहाँ है वो सृष्टि कोई एक बार नहीं है, बल्कि सृष्टि का विधान हमारे यहाँ चक्रीय है, बारंबार है। जैसा पूर्व में सृष्टि हुई है उसी प्रकार की सृष्टि दोबारा भी होती है। तो सृष्टि का ये जो निरंतर है वो किसी भी आप भारतीय दर्शन में देखेंगे वो आपको देखने में आएगा। इसी में आप कह सकते हैं कि जो नाम और रूप है, जिसे हम लोग शब्द और भूत कहते हैं, जिसे हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहते हैं, और शरीर और शारीरिक कहते हैं, ये हमारे यहाँ एक साथ हैं, इनकी व्याप्ति अलग अलग नहीं है। और अगर आप इनको अलग अलग कर देते हैं तो वस्तुतः वो डिस्ट्रक्शन का या वस्तुतः विनाश का कारण बनता है। इसी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो भारतीय जीवन विधान है या सृष्टि विधान है, उस सृष्टि विधान में जो संबंध है वो कोई पार्ट एंड पार्शल का संबंध नहीं है, वो कोई अवयव या अवयवी का संबंध नहीं है, बल्कि वो संबंध हमारे यहाँ अंगांगी है, अंशांशी है। यानी जो अंश है वो अपने अंशी से इनसेपरेबल है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। तो ये जो अवयवी भाव है और ये जो अंशांशी भाव है, इसमें बड़ा तात्विक भेद है, इसको हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, इसकी आगे सिग्निफिकेंस समझ में आएगी। मनुष्य हमारे यहाँ एक साथ दृष्टा भी है, एक साथ कर्ता भी है और एक साथ भोक्ता भी है। ये जो मनुष्य की सृष्टि है उसके ये आधारभूत लक्षण हैं। और आखिरी बात यह है कि हमारे यहाँ जिसे अभ्युदय और निःश्रेयस कहते हैं, ये अभ्युदय और निःश्रेयस व्यक्तिगत नहीं होते हैं, बल्कि भारतीय परंपरा में अभ्युदय और निःश्रेयस ये सामूहिक होते हैं, ये कलेक्टिव होते हैं। ऐसा नहीं संभव है कि केवल एक व्यक्ति का अभ्युदय या एक व्यक्ति का अभ्युदय का प्रयास केवल उसके अभ्युदय या निःश्रेयस का कारण बनेगा, बल्कि एक व्यक्ति के भी अभ्युदय और निःश्रेयस का प्रयास समूची मानवता के लिए अभ्युदय और निःश्रेयस का कारण बनता है। तो ये कुछ आधारभूत बातें हैं जिनको भारतीय सृष्टि मीमांसा के संदर्भ में हम लोगों को समझना चाहिए। जो दूसरी प्रस्तुति हुई उसमें अभिषेक यादव जी ने ये बताने की कोशिश की कि अरुणाचल प्रदेश की लोक परंपरा में जो बौद्ध दर्शन है उसके तत्व किस प्रकार से अनुस्यूत हैं, और उसमें उन्होंने जो शुभाशुभ संवाद है या स्वीकार भाव है या कर्म सिद्धांत है उसकी विवेचना हमारे सामने रखी। उन्होंने कई प्रश्न भी उत्पन्न किए कि भाई ऐसा क्यों लगता है कि जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले होते हैं उनके जीवन में भी बहुत कष्ट दिखाई देते हैं, या जो श्रेष्ठ या शुभ कर्म करने वाले होते हैं उनका जीवन बड़ा प्रशस्त दिखाई देता है। तो हमारे यहाँ इसके साथ साथ कर्म के सिद्धांत के साथ साथ पुनर्जन्म का सिद्धांत भी है, और इसको बिना पुनर्जन्म के सिद्धांत के इसको नहीं समझा जा सकता। और इसीलिए दोनों बातें हमारे यहाँ कही गई हैं कि गहना कर्मणो गति, वो जो कर्म की गति है बड़ी गहन होती है, वो ऐसे बिल्कुल सीधे कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी से समझ में नहीं आती। और इसीलिए कहा गया है कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, ये जो मनुष्य अपने धर्म का तत्व प्रतिपादित करता है उसका रहस्य जो है वो एक अंधेरी गुफा में है। उस गुफा को भेद पाना या उसको देख पाना ये सभी के बूते की बात नहीं होती है। सूर्य को देखने के लिए चील की आंखें चाहिए। तो यदि उस प्रकार की आपके अंदर सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रज्ञा है तभी आप उस रहस्य को आप जान पाते हैं। जो आखिरी प्रस्तुति थी वो प्रोफेसर ई विजयलक्ष्मी जी की थी, और उन्होंने मीते वास्तुशास्त्र की परंपरा में कैसे गृह निर्माण का विधान है, और न केवल गृह निर्माण का विधान है बल्कि गृह निर्माण के विधान के साथ साथ काल बोध भी उनका है। यानी स्थान और काल, ये जो दो डायमेंशन होते हैं जीवन के, वास्तुशास्त्र में वहाँ स्थान का भी महत्व है और स्थान के साथ साथ काल का भी महत्व है। तो जो दोनों डायमेंशन है ये किस तरीके से वहाँ की परंपरा में हमको दिखाई देते हैं, इस बात पर आपने प्रकाश डाला। वस्तुतः हमारे यहाँ जो वास्तुशास्त्र है वो जो हमारी जो कॉस्मिक स्ट्रक्चर है उस कॉस्मिक स्ट्रक्चर की कॉपी है। जो ब्रह्मांडीय संरचना है, ब्रह्मांडीय संरचना के अनुरूप हमारा सांसारिक वास होना चाहिए, तभी इस संपूर्ण संसार के साथ कोई सामंजस्य या कोई कॉन्सिलिएशन और हार्मनी बनेगी। यदि इस ब्रह्मांडीय विधान के विपरीत हमारा अपना सांसारिक वास होगा तो चाहे वो काल की दृष्टि से हो चाहे स्थान की दृष्टि से हो, वो किसी न किसी प्रकार का विक्षोभ ही हमारे जीवन में पैदा करेगा। तो ये जो वास्तु विधान है, वास्तु विधान वस्तुतः जो ब्रह्मांडीय जीवन प्रणाली है, जो कॉस्मोस ओरिएंटेड जो हमारा विजन है, उसको एक तरीके से धरती पर उतारने का या उसकी कॉपी करने का संकल्प है। हमारे गुरुजी थे वो कहा करते थे, जैसा आपने कहा कि अब नगरीय सभ्यता में चीज़ें बदल रही हैं, वो कहते थे कि जो शहरी कॉलोनियाँ हैं ये वस्तुतः आसुरी बस्तियाँ हैं, क्योंकि ये किसी भी वास्तु के सिद्धांत को फॉलो नहीं करती हैं। जहाँ जैसे मिला, जिस दिशा में मिला, जैसे जगह मिली और जिस प्रकार की संरचना उनके लिए अनुकूल लगी उस प्रकार से वो काम करते हैं। तो ये तीनों विषय अपने आप में न केवल महत्वपूर्ण हैं बल्कि ये तीनों विषय जो भारतवर्ष की, वो चाहे
बौद्ध धर्म के अनुसार वो ज्ञान कर्म इत्यादि की परंपरा हो, चाहे वो हमारे यहाँ वास्तु स्थान और काल की परंपरा हो, और चाहे सृष्टि सर्जन की परंपरा हो, वो इन तीनों प्रश्नों को एड्रेस करती हैं। इसलिए तीनों प्रस्तुतियाँ जो विषय है उस विषय की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहीं। जहाँ तक मुझे अपनी बात को कहना है, सातत्य और अवरोध जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसमें कैसे आपको एक कंटिन्यूटी दिखाई देती है, एक सातत्य दिखाई देता है, और कौन से ऐसे कारण हैं जो कारण उसमें एक अवरोध पैदा करते हैं। ऐसा नहीं है कि अवरोध नहीं पैदा हुआ, अवरोध बहुत ही प्रभावी तरीके से पैदा हुआ और उस अवरोध से हम लोग निकलने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये जो अवरोध का प्रश्न है इसको मैं अपने परसों के व्याख्यान में रखूंगा। केवल जो सातत्य है, जो कंटिन्यूटी का प्रश्न है, और उस कंटिन्यूटी के प्रश्न को समझने के लिए कौन कौन लोग हमारी मदद कर सकते हैं, किन लोगों को हमको पढ़ना चाहिए, केवल संक्षेप में मैं उतनी बात रख करके बाकी चीज़ में परसों चर्चा करूंगा। जो समूचा ये जो भारतीय जीवन विधान है, इसको आप ये कह सकते हैं कि उसका पहला सूत्र है कि समूचा जीवन विधान धर्म के द्वारा आच्छादित है। कोई जीवन का ऐसा पक्ष नहीं है जिसको आप धर्म के आच्छादन से या जो धर्म का अम्ब्रेला है उसके आप बाहर रख सकें। एक शब्द में जिसे आप भारतीय ज्ञान परंपरा का भारतीय कहते हैं, उस भारतीय की आधारभूत अभिलक्षणा यही है कि धर्म जो है उसमें जीवन के प्रत्येक पक्ष को आच्छादित किए रहता है। अब ये जो बार बार आती है कि परंपरा, ये भारत अपने आप में एक सातत्य है, एक ट्रेडिशन है। ये ट्रेडिशन क्या है? बार बार हम लोग कभी परंपरा, कभी ट्रेडिशन, कभी ये परंपरा अतीत से अलग है, केवल पुरानी चीज़ परंपरा नहीं है, या परंपरा जो है वो कोई नित्य नवीन और चिर प्राचीन है। इस तरीके से बातें कह करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे विचारकों ने परंपरा के क्या कंपोनेंट हैं, ट्रेडिशन के क्या कंपोनेंट हैं, उस पर विचार किया है। और उसमें मैं एक पश्चिमी विचारक का उल्लेख करना चाहूँगा, हालांकि वो कहने के लिए पश्चिमी विचारक है। उसकी 2 पुस्तकें मैं किसी प्रकारांतर से यहाँ पर उनकी चर्चा कर चुका हूँ। मार्को पेलिस एक बड़े विचारक हैं और मार्को पेलिस की 2 पुस्तकें, एक उनकी पुस्तक लामाज एंड पीक्स, पीक्स एंड लामाज, और दूसरा द वे इन द माउंटेन। ये 2 ऐसी किताबें हैं जिनके माध्यम से वो पूरी भारतीय परंपरा को और विशेष रूप से जो ये तिब्बतन बुद्धिज्म है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मार्को पेलिस परंपरा को, ये ट्रेडिशन को डिफाइन करते हैं। वो कैसे डिफाइन करते हैं, मैं उन्हीं के शब्दों को आपके सामने रख देता हूँ। मार्को पेलिस एक, आप कह सकते हैं कि एक वर्किंग डेफिनेशन देते हैं ट्रेडिशन की, और उस वर्किंग डेफिनेशन को आप एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल करके अपने आगे के इन्वेस्टिगेशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कहते हैं कि वेन एवर ए कंप्लीट ट्रेडिशन एग्जिस्ट्स, दिस विल एंटेल द प्रेजेंस ऑफ 4 थिंग्स। परंपरा के 4 लक्षण होते हैं। अ सोर्स ऑफ रिवेलेशन, यानी उसका कोई एक साक्षीकृत ज्ञान होगा। बिना साक्षीकृत ज्ञान के कोई परंपरा नहीं चलती। नंबर 2, a current of influence or grace issuing from the source and transmitted without interruption through a variety of channels। कि वो जो आपने इंस्पिरेशन प्राप्त किया, वो जो आपने रिविलेशन प्राप्त किया, वो रिविलेशन आगे ट्रांसफर होता है। और किस रूप में ट्रांसफर होता है? वो शास्त्र और लोक के माध्यम से ट्रांसफर होता है। तीसरी बात, a way of verification which when faithfully followed will lead the human subject to successive positions where he is able to actualize the truths that revelation communicates। और एक ऐसा मार्ग भी उसमें सन्निहित होता है जिस मार्ग का यदि आप अवगाहन करें, जैसे बताया गया है जिस विधान के अनुसार, तो उस रिविलेशन के माध्यम से जो सत्य अभिव्यक्त होता है उस सत्य को आप भी प्राप्त कर सकते हैं। ये किस माध्यम से? इसको जिसे आप धर्म और अध्यात्म का मार्ग कहते हैं। तो धर्म और अध्यात्म भी किसी परंपरा का अपने आप में अनिवार्य अंग है। और आखिरी बात वो कहते हैं, फाइनली देयर इज द फॉर्मल एम्बॉडीमेंट ऑफ ट्रेडिशन इन द डॉक्ट्रिन्स, आर्ट्स, साइंसेस एंड अदर एलिमेंट्स दैट टुगेदर गो टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ ए नॉर्मल सिविलाइजेशन। और जितने हमारी जीवनोपयोगी विद्याएं होती हैं, विभिन्न प्रकार के जीवन को अनुशासित करने वाले सिद्धांत हैं, विभिन्न प्रकार की विद्याएं हैं, विभिन्न प्रकार की कलाएं हैं, उन कलाओं के रूप में भी वो सारी परंपरा हमको एम्बॉडीमेंट के रूप में या एम्बॉडिफाई होती हुई दिखाई देती है। तो 4 चीज़ें। परंपरा तब होगी जब उसमें एक कोई सोर्स ऑफ रिवोल्यूशन होगा, उस सोर्स ऑफ रिवोल्यूशन में एक कंटिन्यूटी होगी, और वो जो कंटिन्यूटी होगी उस कंटिन्यूटी के अंदर यदि आप भी जाकर के तदनुरूप प्रैक्टिस करना चाहें तो वो तत्व तो आपको प्राप्त हो सकता है जो परंपरा में आपको प्रदर्शित किया गया है। और उस परंपरा का अपना एक जीवनोपयोगी विधान भी होगा, उसकी अपनी कलाएं होंगी, उसके अपने विद्याएं होंगी, उसके अपने जीवनोपयोगी आदर्श होंगे। तो ये 4 जो फैक्टर्स हैं जिनको हम लोग साक्षीकृत ज्ञान, शास्त्र और लोक, धर्म और अध्यात्म और जीवनोपयोगी विद्याएं, ये किसी भी परंपरा का लक्षण होते हैं। इसके बिना कोई परंपरा पूरी नहीं है। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारतवर्ष की जितनी परंपराएं हैं,
आजकल हम लोग मेन स्ट्रीम ट्रेडिशन और पेरिफेरल ट्रेडिशन कहने के आदी हो गए हैं। आप इसको कहें चाहे ना कहें, हर परंपरा में आपको ये चारों प्रकार के लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। और इसलिए भारतवर्ष की जितनी परंपराएं हैं, वो चाहे शास्त्रीय परंपराएं हो चाहे लोक परंपराएं हो, वो वस्तुतः अपने आप में वैलिड ट्रेडिशंस हैं और उनके ऊपर किसी को भी कोई सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात ये भारतीय हो गया। फिर ये ज्ञान क्या है? ज्ञान के लिए हमको ये मानना पड़ेगा कि समूचा जो भारतीय जीवन दर्शन है, जैसा हमने अभी आपको कहा कि वो अंगांगी है। अंगांगी कहने का मतलब यह है कि उसमें जीवन के अलग अलग जो पक्ष हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, है ना, या दूसरे प्रकार के हमारे क्रियाकलाप, वो कोई कंपोनेंट्स नहीं है, वो कोई अवयव नहीं है, बल्कि उनके बीच में एक बहुत ही गहरा संबंध है, उनके बीच में एक अंतर्निहित संबंध है, उनको आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, वो इनसेपरेबल है। और वो पूरी परंपरा क्या है? वो भी केवल ऐसे नहीं है। भारतवर्ष की जो सर्वप्रमुख विशेषता है वो उसका ज्ञान मूलक होने में है। भारतवर्ष एक ज्ञान मूलक परंपरा है। उस ज्ञान मूलक परंपरा को प्राप्त कराने के लिए भारतवर्ष में बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से एक मेटाफिजिक्स या तत्वशास्त्र की परंपरा है। वो तत्वशास्त्र की परंपरा हमको रित के रूप में और आगे चल करके धर्म के रूप में प्राप्त होती है। ये जो धर्म है, इसी का सॉफ्टवेयर संस्कृति के रूप में और इसी का हार्डवेयर हमको सभ्यता के रूप में प्राप्त होता है। ये पूरी परंपरा जो है हमारी वांग्मय परंपरा में अनुस्यूत है। वो चाहे हमारा वैदिक साहित्य हो, जिसमें हमारे ब्राह्मण संहिता ग्रंथ हैं, आरण्यक ग्रंथ हैं, वो चाहे वो हमारे उपनिषद हैं, या इनकी व्याख्या करने के लिए जो षड्दर्शन और षड्शास्त्र हैं, षडांग हैं, या फिर इनकी क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे यहाँ जो स्मृतियों की परंपरा है, और या फिर इनको जन जन में विस्तारित करने के लिए हमारे यहाँ महाकाव्यों और पुराणों की परंपरा है। ये पूरी की पूरी एक वांग्मय परंपरा ये उसी अंगांगी संबंध के अंदर है। दूसरी बात यह है कि ये जो पूरा का पूरा हमारे यहाँ जो वांग्मय की परंपरा है, ज्ञान की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अंगांगी भाव की, इसको आधान देने के लिए, इसको अधिष्ठान प्रदान करने के लिए भारत में एक विशेष लक्षणों से युक्त सामाजिक व्यवस्था है। और उस सामाजिक व्यवस्था में आप जानते हैं कि जैसे अभी बात की गई कि कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत भी है, उसमें गुण का सिद्धांत भी है, उसमें वर्ण का सिद्धांत भी है, उसमें चतुष्पुरुषार्थ भी है, उसमें चतुशाश्रम भी है, और उसमें ऋणत्रय का सिद्धांत भी है। अब इसके बहुत विस्तार में यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं, आप प्रबुद्ध जन हैं, आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। कहने का आशय यह है कि जो सामाजिक व्यवस्था है, ये सामाजिक व्यवस्था आज के अर्थ में कोई सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि अपने आप में ये एक ऑन्टोलॉजिकल रियलिटी है, ये एक सत्तात्मक यथार्थ है। ये हमारे आपके मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इस प्रकार की व्यवस्था को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अगर हम नहीं मानते हैं तो उसके दुष्परिणाम हमको भोगने पड़ेंगे। और इस प्रकार के समाज को, इस प्रकार के अधिष्ठान को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, उसको धारित करने के लिए हमारे यहाँ विशेष लक्षणों से युक्त एक अर्थ विधान है। और भारत में जो ये कला कौशल हैं, जिन कला कौशल की आप लोग चर्चा अभी कर रहे थे, ये कला कौशल निरर्थक नहीं है, बल्कि भारतवर्ष में कला कौशल को वस्तुतः मनुष्य के जीवन के लिए उन्नयनकारी भी माना गया है, परिपूर्णताकारी भी माना गया है और परिष्कारकारी भी माना गया है। वो सेल्फ अपलिफ्टमेंट, सेल्फ फुलफिलमेंट और सेल्फ रिफाइनमेंट, तीनों इस कला और कौशल से प्राप्त होता है। और उसके बाद ये जो पूरी व्यवस्था है, वो आपकी वांग्मय परंपरा, आपका समाज के रूप में अधिष्ठान, आपकी अर्थव्यवस्था, इसकी रक्षा की जिम्मेदारी आपके यहाँ राजनीति पर है। भारतवर्ष में राजनीति कोई स्वतंत्र विधा नहीं है। राजनीति का महत्व भारत में इंस्ट्रूमेंटल है, उपकरणात्मक मूल्य है उसका। इसलिए राजा जो समाज की या धर्म की बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई निर्णायक हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये उसकी विशेषता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे सेंट थॉमस एक्विनास, जो मध्यकाल के ईसाई राजदार्शनिक हुए हैं, वो कहते हैं कि लॉ इज द ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन प्रोमलगेटेड बाय वन हु हैज द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द सोसाइटी। राजा के पास केवल राजाज्ञा जारी करने की शक्ति है, केवल उसके पास यही शक्ति है। वो कोई जो रीजन है, जो मुख्य धर्म है, जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत की न रचना कर सकता है, न उसमें कोई हस्तक्षेप कर सकता है। और इसीलिए इस पूरे प्रसंग को अगर आप देखें तो भारतवर्ष में संविधान वस्तुतः वो दस्तावेज होगा जो आपको अपने जीवन के परम लक्ष्य, जो ज्ञान, कैवल्य या मोक्ष का मार्ग बताया गया है, उसको प्राप्त कराने के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में बल और वेग प्रदान कर सके। और इसीलिए भारतवर्ष में शिक्षा को अगर आप एक पंक्ति में परिभाषित करना चाहें तो शिक्षा वस्तुतः मनुष्य को अपने आत्मबोध के लिए सुपात्र बनाने की कला है। ये बात कई प्रसंगों में इधर आजकल चूंकि ये सब चल रहा है, भारतीय ज्ञान परंपरा वगैरह, तो इस बात को मैं यहाँ कई बार कह चुका हूँ। ये संपूर्ण अंगांगी दृष्टि है और ये पूरा का पूरा एक पैकेज है। वो चाहे आत्मबोध का प्रश्न हो, वो चाहे हमारी वांग्मय परंपरा हो, वो चाहे हमारा सामाजिक अधिष्ठान हो, चाहे हमारी अर्थनीति हो कला कौशल युक्त, चाहे हमारी राजनीतिक व्यवस्था हो, ये सभी अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। यानी या तो ये एक साथ स्थापित होंगे या ये एक साथ विस्थापित हो जाएंगे।
ये ऐसा संभव नहीं है कि आपके आर्थिक व्यवस्था तो बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न हो लेकिन आपके सामाजिक संस्कार जो है पारंपरिक हो, या आपकी राजनीतिक व्यवस्था जो है वो तो बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न हो और आपका जो सामाजिक विन्यास हो वो पारंपरिक हो। ऐसा नहीं होता। ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट पैकेज है और इसमें हर कंपोनेंट की, कंपोनेंट नहीं कहना चाहिए, हर अंग की जो तासीर है वो एक ही प्रकार की होनी चाहिए। तो ये इसका दूसरा भाग हो गया जिसको हम लोग ज्ञान कहते हैं। यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि भारतवर्ष में धर्म और समाज के बीच का जो संबंध है वो इनसेपरेबल रिलेशनशिप है, और इसलिए इफ यू गो टू अंडरमाइन द वन यू गो टू डिस्ट्रॉय द बोथ। यदि आपने समाज या धर्म में से किसी एक की भी अवहेलना की तो आप वस्तुतः दोनों के विनाश का कारण बनते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये कंप्लीट पैकेज है। और तीसरी और आखिरी बात, जैसे हमने आपको कहा कि धर्म के द्वारा आच्छादित है संपूर्ण विधान, इस संपूर्ण विधान में एक अंगांगी संबंध है और अंगांगी संबंध कैसे हमारी सारी विद्याओं में परिलक्षित होता है। तीसरी बात है कि इस पूरे विधान में आपको एक सूत्रता दिखाई देती है, एक होमोलोगस आइडिया आपको दिखाई देता है। वो चाहे हमारा राज्य का विधान हो, चाहे समाज का विधान हो, चाहे अर्थ का विधान हो, चाहे धर्म का विधान हो, चाहे अध्यात्म का विधान हो, चाहे हमारी वांगमय परंपरा हो, जीवन के जितने भी पक्ष हैं वो पक्ष जिस सिद्धांत के ऊपर आरूढ़ हैं उनके बीच में आपको आरंभ से लेकर के अंत तक एक सूत्रता, एक होमोलोगस ट्रेडिशन आपको दिखाई देगी। ये एक और महत्वपूर्ण इसकी बात है। और इसीलिए आप देखेंगे, हम आखिरी बात ये कहना चाहते हैं कि चाहे भारतवर्ष की शास्त्रीय परंपरा हो, चाहे लोक परंपरा हो, चाहे ग्रामीण परंपरा हो, चाहे नगरीय परंपरा हो, चाहे वनवासी परंपरा हो, चाहे सांसारिक परंपरा हो और चाहे तांत्रिक परंपरा हो, इन सभी के बीच में वो होमोलोगसनेस, वो एक सूत्रता विद्यमान होती है और इसलिए इन सब का संबंध भारतवर्ष में संश्लिष्ट है। आप इनको एक दूसरे से अलग कर ही नहीं सकते और न इसको करने की आवश्यकता है। यदि आपने इसको अलग करने की कोशिश की तो आप समूचे जीवन विन्यास में आप विक्षोभ उत्पन्न करेंगे या उस पूरे जीवन विन्यास को आप नष्ट कर देंगे। ये जो संश्लिष्ट होना है, ये जो सिंथेटिक व्यू ऑफ लाइफ है, इसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये वस्तुतः भारतीय क्या है, ज्ञान क्या है, परंपरा क्या है, वो बात हमने आपके सामने रखी। सौभाग्य से दुनिया की हम लोग शायद अकेली ऐसी सभ्यता हैं जो अनादिकाल से अब तक एक लिविंग ट्रेडिशन के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की स्थिति में है, और कोई ऐसी परंपरा नहीं है जो इतने लिविंग तरीके से दुनिया के सामने हम प्रस्तुत कर सकें। अभी भी हम लोग जो है, जो जिस धर्म, जिस मार्ग, जिस संप्रदाय को मानते हैं उसके हम लोग लिविंग फॉलोअर्स हैं। ये कई बार ये बात होती है ना कि हम अंग्रेजों की बात क्यों मान लेते हैं कि उन्होंने कहा कि आप ऐसे हैं। अंग्रेजों नहीं, भारतवर्ष में जो विश्वविद्यालय खुले, विश्वविद्यालयों के बाद जो चीज़ें हुई हैं उनकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे बाद में, वो भी हमको ये बताते हैं कि आप ऐसे हैं, तो हम उनकी बात मान लेते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हम क्या हैं इसको जानने के लिए हम दूसरों पर इसलिए निर्भर हैं क्योंकि हम लोग प्रैक्टिसिंग नहीं रहे। बहुत से लोग प्रैक्टिसिंग नहीं रहे। अगर आप केवल प्रैक्टिसिंग हों अपने धर्म, परंपरा, संस्कृति के प्रति, तो बहुत सारी चीज़ों के जो अर्थ हैं जो आपको ऐसे नहीं खुलते, परिभाषा के रूप में नहीं खुलते, भाषा के रूप में नहीं खुलते, वो भाव जगत पर आपके लिए खुल जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिसिंग होना, जीवन के किसी अंश में थोड़ा अनुष्ठानात्मक होना, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए इस वजह से हम लोग जो है वो दूसरों से कभी गाइड होते हैं, कभी मिसगाइड होते हैं। और आखिरी बात, इस पूरे प्रसंग को समझने के लिए हम लोगों को जिन लोगों का अध्ययन करना चाहिए, इनकी चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे। जो वर्तमान विचारक हैं, जो एक प्रकार से हम लोगों के लिए समकालीन विचारक हैं पिछले 100 साल में, उसमें हम लोगों को गांधी को देखना चाहिए, क्योंकि गांधी वो व्यक्ति हैं जो पूरी आधुनिक सभ्यता के विचलन की तरफ सबसे निर्मम और सशक्त तरीके से इशारा करते हैं। उसमें आनंद कुमार स्वामी भी हैं, इनकी भी आगे चलकर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। उसमें केसी भट्टाचार्य भी हैं, उसमें श्री अरविंद भी हैं, उसमें बद्री शाह भी हैं, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर भी हैं, और स्वतंत्रता के बाद आखिरी व्यक्ति उसमें दीनदयाल जी उपाध्याय भी हैं, जिनके बारे में कल एक व्याख्यान होगा। तो ये जो सातत्य है भारतीय परंपरा में, भारतीय जीवन दृष्टि का, उसकी जो संरचना है, वो संरचना क्या है और उसका सातत्य कैसे है, ये बात हमने केवल आपके सामने रखने की कोशिश की। अब इस सातत्य में बड़े अवरोध आते हैं, और वो अवरोध कैसे आते हैं, किस किस तरीके से आते हैं। जिन लोगों को हमने, जिन विषयों को हमने अपनी ज्ञान की वस्तु मान रखा है, जिन विश्वविद्यालयों को हमने ज्ञान प्रदायी संस्था मान रखा है, वे विश्वविद्यालय, वो विषय और उन विषयों से संबंधित जो विद्वान हैं, वही वस्तुतः अवरोध का सबसे बड़े कारण है। कैसे हैं, इनकी चर्चा फिर हम लोग अगले सत्र में करेंगे। आप लोगों ने धैर्य के साथ सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। इस सभागार में उपस्थित और इस सत्र में अपना समापन भाषण देने वाले आदरणीय प्रोफेसर हितेंद्र मिश्र जी,
आदरणीय प्रोफेसर रंगनाथ जी, सभी राष्ट्रीय अध्येता, सह-अध्येता और इस संस्थान के सभी सम्मानित कर्मचारी और अधिकारीगण, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों का एक मंडल यहाँ पर हम लोगों के सामने स्थापित हुआ दिखाई दे रहा है और इसलिए मैं प्रदीप जी को इस मंडल का महामंडलेश्वर कहने की धृष्टता करूँगा। इन्होंने ये भी संकल्प लिया है कि वो इस मंडल को बनाए रखेंगे और अपने इस समूचे संप्रदाय के साथ न केवल शिमला के इस उच्च अध्ययन संस्थान में बल्कि भारतवर्ष में जहाँ भी आवश्यक होगा और उपलब्धता होगी वहाँ इस प्रकार के कार्यक्रम को वो निरंतर कराते रहेंगे। इतने अच्छे आयोजन के लिए प्रदीप जी को एक बार फिर से धन्यवाद। दो वक्तव्य अभी सत्र में हुए। प्रोफेसर रंगनाथ जी ने जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उस भारतीय ज्ञान परंपरा की जो उत्पत्ति है, उसकी व्याप्ति है और उसकी निष्पत्ति है, न केवल उस पर प्रकाश डाला बल्कि समूची भारतीय ज्ञान परंपरा कैसे अभी तक संरक्षित रही है, कैसे वो संवर्धित रही है, कैसे वो संपोषित रही है और कैसे उसको संप्रेषित करना है, इन चारों पक्षों पर भी हम लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। आपने भाषा का जो 4 पक्ष है, व्याखरी, मध्यमा, परा और पश्यंती, उसकी तरफ भी हमारा ध्यान आकृष्ट किया और बहुत सूत्रवत संकेत में ये बात कही कि एक भाषा हमारे लिए केवल एक कम्युनिकेशनल डिवाइस नहीं है बल्कि वो हमारे लिए एक ट्रांसफॉर्मेशनल डिवाइस है। वो हमारे लिए केवल संवाद या संचार का माध्यम नहीं है बल्कि वो हमारे लिए एक प्रकार से व्यक्तित्वांतरण का माध्यम है, वो हमारे लिए ट्रांसपर्सनलाइजेशन का माध्यम है। इसी तरीके से आपने सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है और वो सिद्धांत क्यों ज्ञान परंपराओं को उद्भासित करने में महत्वपूर्ण है और भारतवर्ष की इतिहास दृष्टि क्या है, इन सारे प्रश्नों पर भी अपने बहुत ही संक्षिप्त लेकिन बहुत ही सारगर्भित उद्बोधन में हमारे सामने रखा। इसी तरीके से मुख्य वक्ता हितेंद्र कुमार मिश्र जी ने इस बात को रेखांकित किया कि न केवल पूर्वोत्तर जिसमें भारत की ज्ञान परंपरा प्रतिध्वनित होती है बल्कि समूची भारतीय ज्ञान परंपरा किस तरीके से कालवशात, जिसे हम लोग आजकल उपनिवेशीकरण कहते हैं, उस उपनिवेशीकरण के द्वारा आक्रांत की गई और कैसे और क्यों इस उपनिवेशीकरण से इस भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनः मुक्त करने की आवश्यकता है, इसके लिए किस प्रकार से एक वीरोचित बौद्धिक साहस करने की आवश्यकता है, इसकी तरफ आपने हम लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। सभी वक्ताओं ने पूरे सत्रों में ये देखा गया कि जो पूर्वोत्तर में भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्भूत लक्षण हैं वो कैसे प्रतिध्वनित होते हैं, उनके रीति रिवाजों में, उनके खान पान में, उनके रहन सहन में, उनकी बोली बानी में, उनके वस्त्र विन्यास में, उनके तीज त्यौहार में, उनके धार्मिक अनुष्ठानों में, उनकी मान्यताओं में, उनकी विश्व दृष्टि में, उनके जीवनादर्शों में और उनके जीवन मूल्यों में, इन सारे पक्षों पर बहुत ही विस्तार के साथ हम लोगों की बात रखी और मैं व्यक्तिगत रूप से इसके लिए आभारी हूँ क्योंकि कम से कम मेरे मन में पूर्वोत्तर की भूमिका को लेकर के या पूर्वोत्तर में भारतीय लक्षणों के अभिभूत होने को लेकर के पहले भी किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं था। और न केवल पूर्वोत्तर को लेकर के बल्कि जिसे हम लोग पूरा अखंड भारत कहते हैं, उस अखंड भारत की परंपरा में भारतीयता का तत्व कहीं शिथिल है कि कहीं विरल है, इसको लेकर के मेरे मन में कोई डाउट नहीं था। मैं आभारी इसलिए हूँ कि जो मेरी पूर्व मान्यताएं थीं, उन पूर्व मान्यताओं को सभी वक्ताओं ने अपने अपने प्रमाण और अपने शोध के माध्यम से पुष्ट किया और इसलिए मुझे एक प्रकार का बौद्धिक बल प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं सभी वक्ताओं का आभारी हूँ। कल या परसों जब दूसरे सत्र में मुझे अपनी बात को कहना था तो मेरा विषय था कि भारतीय ज्ञान परंपरा सातत्य और अवरोध, और उसमें सातत्य के क्या चिन्ह हैं उसको मैंने आपके सामने प्रकट करने की कोशिश की थी और आपसे ये कहा था कि जो अवरोध हैं उनको भी पहचानना बहुत जरूरी है शत्रुबोध के रूप में, और उसकी चर्चा हम लोग फिर अगले सत्र में यानी इस सत्र में करेंगे। सातत्य की चर्चा करते हुए भारतीय सातत्य से क्या अभिप्राय है, परंपरा को किस तरीके से हम एक वर्किंग डेफिनेशन के रूप में अपने सामने ला सकते हैं और उस वर्किंग डेफिनेशन को एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह से इस्तेमाल करके हम अपने फर्दर इन्वेस्टिगेशंस कैसे कर सकते हैं, इस बात की तरफ मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया था। और हमने कहा था कि विद्वानों का ये मानना है कि परंपराओं के 4 लक्षण होते हैं। पहला उसका लक्षण यह है कि उसमें एक सोर्स ऑफ रिविलेशन होगा, यानी वो किसी न किसी प्रकार के साक्षीकृत ज्ञान पर आधारित होंगी।
दूसरी बात उसमें ये होती है कि वो परंपराएं जो भी अगर जेन्युइन परंपरा है, वो जेन्युइन परंपरा एक ग्रेस या एक कंटिन्यूटी को हमारे सामने लाती है और वो कंटिन्यूटी हमको शास्त्र और लोक की परंपरा में दिखाई देती है। तीसरी बात यह है कि किसी भी परंपरा जो एक जेन्युइन ट्रेडिशन है उसमें एक मेथड ऑफ वेरिफिकेशन होता है, यानी जो बातें उनके शास्त्र और लोक की परंपरा में कही गई हैं, यदि आप किसी बताए हुए या किसी अनुमन्य मार्ग से उनका अनुसरण करें तो उस सत्य का आप स्वयं भी अवगाहन कर सकते हैं और इस बात को आप धर्म और अध्यात्म दोनों परंपराओं में देख सकते हैं। और उसका जो चौथा भाग बताया गया वो ये है कि जो हमारी जीवनोपयोगी विद्याएं और कलाएं हैं या वो सिद्धांत जिनसे हमारा जीवन या आचरण विधान चलता है, वो भी किसी परंपरा का अनिवार्य अंग होता है। इस तरीके से रिवोल्यूशन, ग्रेस, मेथड ऑफ वेरिफिकेशन और आर्ट्स एंड साइंसेस, ये किसी भी परंपरा के 4 लक्षण होते हैं। और चूंकि ये 4 लक्षण भारतवर्ष की प्रत्येक परंपरा में प्राप्त होते हैं, उसको ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कौन से उसमें ग्रेटर ट्रेडिशन है और कौन से उसमें लेसर ट्रेडिशन है, कौन से उसमें मेनस्ट्रीम ट्रेडिशन है और कौन से उसमें पेरिफेरल ट्रेडिशन है। ये बिल्कुल कृत्रिम प्रकार के विभाजन है और इस प्रकार के आत्म विभाजन से कम बौद्धिक स्तर पर हम लोगों को बचने की चेष्टा करनी चाहिए। दूसरी बात हमने ये बताई थी कि भारतीय ज्ञान परंपरा का जो दूसरा लक्षण है वो उसका अंगांगी भाव है। और अंगांगी भाव कहने से तात्पर्य यह है कि हम कोई अवयव या अवयवियों के संबंध में बात नहीं करते, हम कोई कंपोनेंट्स के रूप में बात नहीं करते, बल्कि एक संपूर्ण अंगी है और उस अंगी के इनसेपरेबल अंग के रूप में या उसके एक इनसेपरेबल ऑर्गन के रूप में हमारी दृष्टि बननी चाहिए। और इस बात को कहते हुए भारतीय परंपरा का जो मूल लक्षण है वो ज्ञान की खोज है। उस ज्ञान की खोज के लिए कैसे हमारे यहाँ एक सुव्यवस्थित तत्वशास्त्र, धर्म और दर्शन की परंपरा है, कैसे वो हमारी वांग्मय परंपरा में अनुस्यूत है, उस वांग्मय परंपरा को अधिष्ठान प्रदान करने के लिए विशेष लक्षणों से युक्त कैसा हमारा समाज है, उस समाज को संपोषित करने के लिए कला और कौशल से युक्त कैसी हमारी अर्थव्यवस्था है और इस समूचे प्रकल्प को संरक्षित करने के लिए कैसी हमारी राजनीतिक व्यवस्था है और इस सारे प्रकल्प को हमारे चित्त में अनुशीलित करने के लिए कैसे हमारे यहाँ शिक्षा का प्रबंध है, इस बात को अंगांगी संबंध के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा की थी। और तीसरी बात मैंने आपके सामने ये रखने की चेष्टा की थी कि जो समूची भारतीय ज्ञान परंपरा है उसका तीसरा और विशिष्ट लक्षण यह है कि वो अपने आप में होमोलोगस है, यानी उसमें एक वैचारिक एक सूत्रता आरंभ से लेकर के अंत तक विद्यमान है। ये उसकी एक और खास विशेषता है। और इसीलिए चाहे आप भारत की शास्त्रीय परंपरा को देखें जिसे आप लोग शिष्ट परंपरा कह रहे थे, चाहे आप उसकी लोक परंपरा को देखें, चाहे आप उसकी नगरीय या ग्रामीण परंपरा को देखें, चाहे आप उसकी सांसारिक जनजातीय परंपरा को देखें या आप उसकी तांत्रिक परंपरा को देखें, ये संरचना बहुत ही संश्लिष्ट है और बिना इस संश्लिष्ट परंपरा का भाग हुए आप कभी भी इस परंपरा के मर्म को नहीं समझ सकते। और इसीलिए चाहे जितनी ईमानदारी से आप प्रयास करें, यदि आप इस संश्लिष्ट परंपरा के अंग नहीं हैं, आप उसके अंगभूत नहीं हैं, आप उसके लिए प्रैक्टिसिंग नहीं है, तो बाहर से कभी भी आप इस परंपरा की सांगोपांगता को, उसकी एक सूत्रता को और उसके सातत्य को आप नहीं समझ सकते। इसलिए ऐसा नहीं है कि बाहर के लोगों ने इस परंपरा को समझने में हमेशा बेईमानी या हमेशा कुचक्र का सहारा लिया। वो अगर ईमानदारी से भी अगर इसको समझना चाहते थे तो चूंकि वो इतनी संश्लिष्ट परंपरा के अंग नहीं थे, इसलिए इस परंपरा को समझने में उनके द्वारा भूल करना स्वाभाविक था। इस बात को हमको अपनी ज्ञान मीमांसा के स्तर पर समझ लेना चाहिए। भारतवर्ष में शास्त्र को यह माना गया कि वस्तुतः शास्त्र लोक को प्रकाशित करता है और लोक जो है वो शास्त्र को अभिव्यक्त करता है। इसलिए इन दोनों के बीच में अन्योन्याश्रित संबंध है, एक के बिना दूसरे की कोई सार्थकता नहीं बनती। ये 3 बातें मैंने आप लोगों के सामने पहले कह दी थी, केवल रिकैप के रूप में दोबारा से आपको स्मरण दिलाने के लिए मैंने ये बात कही। जो प्रस्तुतियां आई, अगर केवल उसको हम विश्लेषण के तौर पर देखें तो 3-4 प्रकार के सवाल उठे। लगभग सभी लोगों ने यह कहा कि पूर्वोत्तर में जो हमारी अपनी जीवन शैली से संबंधित परंपरा है वो जीवित तो है, उसके लक्षण तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसका भविष्य बहुत उज्जवल नहीं दिखाई दे रहा है। और सरकार से अपेक्षा की गई कि सरकार इन परंपराओं को बचाने के लिए कोई प्रयास करे। कोई सरकार किसी परंपरा को नहीं बचा सकती, ये खामख्याली अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर किसी भी परंपरा को बचाना है तो उस परंपरा को, उसमें जीने वाले लोग ही उसको बचा सकते हैं। तो ये एक बड़ा संकट रहा कि सारी परंपराएं अपने लक्षणों को उद्भासित तो करती हैं, लेकिन उनका कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा। जो नई पीढ़ी है वो आधुनिकता की चकाचौंध में
बहती चली जा रही है और वो परंपराएं आगे बचेंगी कि नहीं बचेंगी, ये खतरा सभी लोगों ने करीब करीब बताया। हम लोगों को इस बारे में टी.एस. इलियट का एक वक्तव्य जो मैं पहले भी यहाँ पर उद्धृत कर चुका हूँ ध्यान में रखना चाहिए। उस नई पीढ़ी को भी ये बात बताना चाहिए कि अ सिविलाइजेशन विच इज डिटैच्ड फ्रॉम इट्स ट्रेडिशन, अ सोसाइटी विच इज एलियनेटेड फ्रॉम इट्स कल्चर इज नथिंग बट ए मॉब। एक ऐसा समाज जो अपनी संस्कृति से कटा हुआ है, एक ऐसी सभ्यता जो अपनी परंपरा से कटी हुई है, वो और कुछ नहीं है, वो केवल एक भीड़ है, एक मॉब है। एंड ए मॉब विल नेवर बी लेस देन ए मॉब, even if it is well fed, well housed, well clothed and even well disciplined। और एक भीड़ अंततः भीड़ ही रहती है, चाहे वो जितना अच्छा खा लेती है, जितना अच्छा पहन लेती है, जितने अच्छे घरों में निवास कर लेती है, या वो ऊपर से देखने पर चाहे जितनी अनुशासित दिखाई देती है। इसलिए इन बच्चों को इस बात का बोध कराना आवश्यक है, वो जिधर जा रहे हैं। दूसरा, कल एक सवाल उपमा जी ने उठाया था कि हम लोग अंग्रेजी में क्यों बात करते हैं, और उन्होंने इस बात पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी कि जब भारतीय ज्ञान परंपरा की बात होती है तो हम अंग्रेजी में क्यों बात करते हैं। मैडम, आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी जो हम जिस स्थिति में है, जिस संक्रमण काल में है, हमको अंग्रेजी में ही बात करनी पड़ेगी। और उसका कारण यह है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर जो सवाल और जवाब हो रहे हैं, वो सारे सवाल और जवाब अंग्रेजी से ही आ रहे हैं। अभी तो हमको उन सारे सवालों को समझना है जो अंग्रेजी ने हमारे सामने खड़े किए हैं, और उन अंग्रेजी के सवालों का उसी प्रकार के एडियम में, उसी प्रकार के भाषा विन्यास के साथ, उसी प्रकार की वोकैबुलरी के साथ हमको जवाब भी देना है। क्योंकि यदि आप अपनी परंपरा में रचे बसे हैं, जैसे सामान्य जन है इस देश के, तो उनके लिए अपनी परंपरा को जानने और पहचानने की कोई आवश्यकता नहीं, उसको पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो जी रहे हैं। लेकिन ये जो एक 20वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी के हम लोग एक विचित्र प्रकार के जीव हैं, जिसके हम लोग बुद्धिजीवी कहते हैं, हमारी बड़ी विचित्र स्थिति है। हम अपनी परंपरा को जीते नहीं, और हमारी परंपरा के बारे में जो सवाल हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन हमको अंग्रेजी से मिलती है, और उसके जो जवाब हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन हमको अंग्रेजी से मिलती है। इसलिए अगर इस समय आप वास्तव में अपनी परंपरा को जानना और समझना चाहते हैं और उसके माध्यम से एक विश्वास कायम करके उसको जीना चाहते हैं, तो उस अंग्रेजी के सवाल को भी समझना आवश्यक है, और वो जो अंग्रेजी के जवाब दिए गए उनको भी समझना आवश्यक है। तो ये संवाद करने में अंग्रेजी की बड़ी भूमिका है। और मैडम, आप देखिए, वो चाहे महात्मा गांधी हो, गुजराती में लिखने के बाद उन्होंने हिंद स्वराज का अंग्रेजी में खुद ट्रांसलेशन किया। महर्षि अरविंद ने अंग्रेजी में लिखा, केसी भट्टाचार्य ने अंग्रेजी में लिखा, टैगोर ने अंग्रेजी में लिखा, और दीनदयाल जी के वो जो 4 भाषण हैं वो अंग्रेजी में है। इन सब लोगों को मालूम था कि इस समय जो संवाद करना है वो संवाद किस भाषा में होगा। बात अपनी करनी है तो भी सवाल उनको वहां से लेने पड़ेंगे। वो विलियम आर्चर नाम का व्यक्ति था जिसने सवाल खड़ा कर दिया कि इज इंडिया सिविलाइज्ड, और जिस सवाल के जवाब में महर्षि अरविंद को अपनी अप्रतिम पुस्तक की रचना करनी पड़ी, भारतीय संस्कृति के आधार या फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर। अद्भुत पुस्तक है वो। किसी को भी अगर भारतीय ज्ञान परंपरा को ठीक से समझना है तो उस पुस्तक को कम से कम जरूर पढ़ना चाहिए। सारे भारतीय विचारकों में, आधुनिक विचारकों में श्री अरविंद सबसे व्यवस्थित विचारक हैं, जिनको ऐसा समय भी प्राप्त हुआ, ऐसी परिस्थितियां भी प्राप्त हुई, जिन्होंने भारतीय प्रश्नों पर बहुत व्यापक दृष्टि से विचार किया था। वो हमारे लिए बहुत ही कुतूहल और आश्चर्य की वस्तु हैं। एक 5 वर्ष का बच्चा जिसके पिता ने उसको 5 वर्ष का होते ही लॉरेटो कॉन्वेंट दार्जिलिंग में भेज दिया, और उसके बाद जब इंग्लैंड भेजा तो उसके गार्जियन से कहा कि देखे रहना किसी भारतीय की संगत ये न करने पाए। और वहां से पढ़ लिख करके जब वो बच्चा भारतवर्ष में आता है तो अपने भाई वारेंद्र कुमार घोष के द्वारा चलाए जा रहे स्वाधीनता आंदोलन में सम्मिलित होता है। फिर उसको अलीपुर जेल होती है, और उसके बाद फिर अलीपुर जेल में ही उनको इस प्रकार के कुछ आप कह सकते हैं साक्षात्कार होते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपना मार्ग बदल लिया। तो महर्षि अरविंद को वो सारी पश्चिमी परंपरा भी प्राप्त थी, तमाम वो क्लासिकल लैंग्वेजेस के जानकार थे, तमाम क्लासिकल ट्रेडिशंस के सूत्रों में वो रचे बसे थे, और उनको भारतीयता का भी इतना अनुपम बोध था। ये महर्षि अरविंद की विशेषता है। तो ये अंग्रेजी से बचने से काम नहीं चलेगा। ये हमारी इस समय स्ट्रेटेजी है कि जो सवाल हमारे सामने आ रहे हैं, वो सवाल जिस भाषा, जिस मीडियम में आ रहे हैं, उसको हमको पहचानने की जरूरत पड़ेगी। और तब हम कभी, अभी समय आएगा, वो उसमें 20, 25, 30 साल लगेंगे, जब हम अपनी भाषा में अपनी ज्ञान सामग्री को उत्पन्न कर सकेंगे दोबारा से, और वास्तव में अपनी भाषा को एक वर्नाकुलर लैंग्वेज न मानते हुए उसको एक नॉलेज प्रोड्यूसिंग लैंग्वेज के रूप में हम लोग देखेंगे। ये हमारे बच्चे देखें या हम देखें, ऐसी हमारी कामना है। एक और बात ये उठी कि हम लोगों को आगे ही जाना है, परंपरा की बात करना, पीछे हटना नहीं है। मित्रों, इसे आप लोग अन्यथा न लीजिएगा, आगे जाने का बहुत रास्ता बचा नहीं है। जिस तरीके से पिछले 100-150 साल में विज्ञान और तकनीक ने जहां पर हमको पहुंचा दिया है, अब लगभग
आगे बढ़ने की हमारी 75% संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं। इन्वायरमेंटल साइंस के लोग इस बात को जानते होंगे कि एक टर्म वहां चलता है, अर्थ ओवरशूट डे। अर्थ ओवरशूट डे उसको कहते हैं कि एक वर्ष में पृथ्वी जितना हमारे लिए उत्पादित कर सकती है या हमारे कंजम्पशन को जितना वो कंपनसेट कर सकती है, उसको हम एक वर्ष के अंदर कितने कम समय में कंज्यूम कर ले जा रहे हैं। मित्रों, 2025 का अर्थ ओवरशूट डे 24 जुलाई है। जितना ये पृथ्वी एक वर्ष के लिए हमको दे सकती है, उसको हम पिछली 24 जुलाई को कंज्यूम कर चुके हैं। तो एक तरीके से हम लोग अब 24 जुलाई के बाद हम इकोलॉजिकल डेफिसिट में चल रहे हैं। तो इस ब्रिंक पर, इस मुहाने पर हमको ला करके इस मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी ने छोड़ा है। इसलिए अब पीछे तो आपको देखना ही पड़ेगा, और भारत में नहीं बल्कि भारत के अलावा यूरोप में और अमेरिका में भी इस तरीके के कंजर्वेटिव मूवमेंट्स बहुत तेजी से चल रहे हैं। तमाम वो नैतिक प्रश्नों पर, राजनीतिक प्रश्नों पर, आर्थिक प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं कि कैसे दोबारा से हमको अपनी परंपरा का अवगाहन करने की आवश्यकता है। अगर आप लोग इसके बारे में विशेष अध्ययन करना चाहें तो फर्स्ट थिंग्स नाम का एक जर्नल है, वो ऑनलाइन अवेलेबल है। मैंने यहाँ लाइब्रेरी के लिए भी कह रखा था, आप उसका अवलोकन करें तो आपको पता चलेगा कि न केवल आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नों पर बल्कि बहुत सारे सामाजिक और नैतिक प्रश्नों पर भी दुनिया के लोग हैं वो पीछे पलट करके देख रहे हैं। इसलिए आगे बहुत जाने की गुंजाइश नहीं है, पीछे तो आपको देखना ही पड़ेगा। इसलिए इस अहंकार में भी बहुत रहने की आवश्यकता नहीं है कि चाहे जो होगा हम आगे बढ़ते ही जाएंगे। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, और जाना कहाँ है मंजिल कहाँ है ऊपर वाला जाने। तो ये कोई बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण मार्ग हमारा नहीं है जिधर हम चल रहे हैं। एक और ही बात आई कि पूर्वोत्तर के राज्यों को हम दूसरे देश के रहने वाले लोग कम जानते हैं, तो उनकी ये आपत्ति उनकी दृष्टि से सही हो सकती है। लेकिन मैडम, हम लोग अगर उत्तर भारत में रहते हैं तो हम लोग कर्नाटक के बारे में भी बहुत ज़्यादा नहीं जानते, तमिलनाडु के बारे में भी नहीं जानते, केरल के बारे में भी नहीं जानते, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बारे में भी नहीं जानते, बहुत सारी बगल की बिहार की परंपराएं हम लोग उनके बारे में नहीं जानते। तो इस तरीके के समागमों के माध्यम से हम एक दूसरे को जानें, ये तो जरूरी है। लेकिन यदि अगर हमारे जानने में किसी प्रकार की कोई समस्यामूलक कोई प्रत्यय है या कोई समस्यामूलक अपवाद है, तो उसको हम लोग कोई सामुदायिक व्याप्ति की दृष्टि से न देखें, बल्कि उसके स्थान पर हम लोग पारस्परिक सहयोग की दृष्टि अगर आपस में विकसित करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा फलदायी होगा। ये 4-5 निष्कर्ष जो इन प्रस्तुतियों से आए वो मैंने आपके सामने रखे। अब जो आखिरी बात मुझे आप लोगों के सामने कहनी है वो ये है कि अवरोध क्या है, बाधाएं क्या हैं। मित्रों, ये सारी जो बाधाएं भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने में पैदा हुई हैं, ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद जो भारतवर्ष में आया उसके माध्यम से आई। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि यूरोप में जो पुनर्जागरण आंदोलन हुआ, जिसे हम लोग एनलाइटनमेंट मूवमेंट, रेनेसां, रिफॉर्मेशन इत्यादि कहते हैं, वो जिस तरीके से भारतीय परंपरा या भारतीय पुनर्जागरण को आच्छादित किए, उसके कुछ एलिमेंट्स को हमको बहुत ही निर्ममतापूर्वक रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है और उनका विश्लेषण करने की जरूरत है। उसमें सबसे पहला जो तत्व है वो मॉडर्निटी है, और मॉडर्निटी को बिल्कुल स्पेसिफिकली डिफाइन करने की जरूरत है। मॉडर्निटी यूरोप के इतिहास में वो दौर है जब प्रकृति की व्यवस्था में ईश्वर, मनुष्य और प्रकृति, इन तीनों के आपसी अंतर संबंध से ईश्वर की सत्ता को विस्थापित कर दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया, और यह विश्वास व्यक्त किया गया कि मनुष्य और मनुष्य का विवेक अपने आप में अपनी और अपने समाज के साथ या अपने विश्व के साथ अपनी गतिकी को समझने में समर्थ है, पर्याप्त है। उसके लिए किसी भी ट्रांसेंडेंटल, कोई ट्रांसटेम्पोरल, कोई स्पिरिचुअल, कोई रिलीजियस, कोई डिवाइन इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं है। ये जो त्रिपुटी भंग हुई, इसकी वजह से मनुष्य और प्रकृति के बीच के संबंध को तय करने वाला जो रेफरल पॉइंट था, वो रेफरल पॉइंट ही हमसे दूर हो गया। और ये जो संघर्ष हमको दिखाई देता है मनुष्य और मनुष्य के बीच में और मनुष्य और प्रकृति के बीच में, ये उसी रेफरल पॉइंट को डिस्प्लेस करने का परिणाम है। और इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि जो आधुनिकता है, आधुनिकता में हिंसा इम्प्लिसिट है, अंतर्भूत है। ऐसा नहीं कि परंपरा में युद्ध नहीं हुए, लेकिन वो युद्ध एक्सीडेंटल थे, उनके कारण थे। आधुनिकता में हिंसा इम्प्लिसिट है। जब तक ये मॉडर्निटी इस रूप में रहेगी, आप कभी भी इसको शांतिपूर्वक नहीं देख सकते, क्योंकि हिंसा या वायलेंस, उल्लंघन जिसको कहते हैं सृष्टि परंपरा का, सृष्टि विधान का, ये इसके स्वभाव में निहित है। इसलिए आधुनिकता के इस स्वरूप से बचने की आवश्यकता है। ये जितने आप नए विचारक पढ़ते हैं 15वीं-16वीं शताब्दी के बाद से, न्यूटन जो दुनिया को केवल एक यांत्रिक तरीके से समझने की कोशिश करता है, गैलीलियो जो एक बिल्कुल एक कहना चाहिए कि होमोजेनिक तरीके से दुनिया को समझने की कोशिश करता है, ये बेकन जो शक्ति के आधार पर दुनिया को परिभाषित करने की कोशिश करता है, ये डेकार्ट जिसने मनुष्य के शरीर और मनुष्य की आत्मा का जिस प्रकार से विभाजन किया, ये डार्विन
डार्विन की थ्योरी की कल बात जो है हीरामन जी कर रहे थे कि वो अपने आप में कितनी इंपेरियलिस्टिक थ्योरी है, उसके मतलब को भी समझना चाहिए। ये जितनी ये हमारे यहाँ जो सिद्धांत है, उद्विकास के सिद्धांत या इवोल्यूशनरी थ्योरी बताए जाते हैं, उनके कोर में ये इंपेरियलिज्म या साम्राज्यवाद का तत्व नहीं थे। और आखिर में मार्क्स, जिसने होमो हायरार्किकस को होमो लेबरन बना करके छोड़ दिया। तो जितने विचारक जो हमारे विद्या विमर्श को प्रभावित किए हुए हैं, ये सब उसी आधुनिकता की विचारधारा के प्रोडक्ट हैं। इसलिए इनकी बहुत निर्मम और बहुत साहसपूर्वक समीक्षा करने की आवश्यकता है। दूसरी बात इसके साथ साथ आती है आधुनिक विज्ञान। ये बार बार हम लोग कहते हैं कि हमारी ये मान्यता वैज्ञानिक है, हमारी ये मान्यता वैज्ञानिक है, या ऐसा हम करते हैं तो वैज्ञानिक है। हम लोगों को आधुनिक विज्ञान और परंपरागत विज्ञान की दृष्टि में भेद करना आना चाहिए। ये जो आधुनिक विज्ञान है, इसके 4-5 लक्षण हैं। एक लक्षण तो मैंने आपके सामने बता ही दिया कि ये अनमीडिएटेड यूनिवर्सल नोवेबिलिटी को स्वीकार करता है। यानी संसार को समझने के लिए और सर्वांगपूर्ण समझने के लिए हमें और किसी सत्ता से कोई निर्देश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य का विवेक अपने आप में सर्वसमर्थ है। ये ह्यूमन रीजन पर एक्सेसिव फोकस करना, ये मॉडर्न साइंस की विशेषता है और इसने बड़ी समस्याएं पैदा की हैं। दूसरी उसकी विशेषता पॉजिटिविज्म या प्रत्यक्षवाद है। यानी आधुनिक विज्ञान की खंडनवादी और संलयनवादी पद्धति, यानी पहले चीज़ों को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ो और उसके बाद जोड़ो, जिसे हम लोग रिजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथोडोलॉजी कहते हैं। यही वस्तुतः एक वैलिड परंपरा है, यही एक वैलिड तरीका है ज्ञान को जानने का। ज्ञान को जानने का अगर ये प्रत्यक्षवादी तरीका कहीं नहीं है तो उसे हम कॉग्निजिबल नहीं मानते। और ऐसी स्थिति में हमारी जितनी परंपराएं, लोक परंपराएं हैं, हमारी अपनी शास्त्रीय परंपराएं हैं, वो आधुनिक विज्ञान के इस पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी के दायरे में नहीं आती। और इसलिए अगर आप मॉडर्न साइंस को स्वीकार करते हैं तो आप जितनी रट लगा लीजिए, आप आयुर्वेद को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, आप शास्त्रीय संगीत को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, आप सृष्टि के परंपरागत सिद्धांत को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। कल ये बात कह रहे थे हीरामन जी कि हमारे यहाँ एक्स निहिलो क्रिएशन का कोई विधान नहीं है। वस्तुतः भारतवर्ष में जो सृष्टि है, उस सृष्टि के आरंभ में जो परम तत्व है, जो निर्गुण, निर्विकल्प, निर्विशेष ब्रह्म है, वो क्यों सविशेष, सगुण और सविकल्प ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है, उसकी जो इच्छा है, उस इच्छा के पीछे का कारण एक मिस्टेरियम मैग्नम है, एक मिस्ट्री बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन है। और इसीलिए उसको लीला कहा गया। उसकी आप कोई तार्किक व्याख्या नहीं कर सकते। उस लीला के पीछे जो मान्यता हुई है, जो सारा हमारा अध्यात्म शास्त्र है, वो इस मिस्टेरियम मैग्नम को मान करके चलता है। और यदि आप इस मिस्टेरियम मैग्नम को नहीं मानते हैं तो आपको अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि फिर एक्स निहिलो क्रिएशन, यानी शून्य से उत्पत्ति कैसे हो जाती है। ये बड़े सवाल हैं जो मॉडर्न साइंस के सामने पेश किए जाने चाहिए। ये जो अव्यक्त से ब्रह्म, अव्यक्त से जो व्यक्त सृष्टि है, ये सबसे पहली बार अपने फर्स्ट प्रिंसिपल्स के रूप में या मिथ के रूप में हमारे सामने प्रकट होती है। मिथ का मतलब हमारे झूठ नहीं होता, और जो मिथ है उसका फॉर्म हमेशा सिंबॉलिक होता है। अभी किसी ने बहुत अच्छा उसकी तरफ इंडिकेट किया कि ये जो फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रिएशन है, जो मिथ के रूप में है, उस मिथ से संवाद की भाषा हमारे यहाँ कर्मकांड देता है। तो ये मिथ, मैनिफेस्टेशन, फर्स्ट प्रिंसिपल, कर्मकांड, इनके बीच का जो संवाद की भाषा है, इन सबके बीच में बड़ा गहरा संबंध है। और इसलिए आप देखिए, जितने लोगों ने बात की, हमको लगता है कि शायद 70-80% लोगों ने पूर्वोत्तर की ज्ञान परंपरा में सृष्टि का विधान क्या है, उस सृष्टि के विधान को हमारे सामने रखा। और सभी के द्वारा जो सृष्टि के विधान का प्रश्न प्रस्तुत किया गया, उसमें आप देखेंगे कि उसमें एक डिवाइन मिस्ट्री आपको हमेशा झलकती हुई दिखाई देती है। ये बहुत ही महत्व का प्रश्न है। और इसीलिए आप जितने पारंपरिक भारतीय ग्रंथ देखेंगे, उसमें चाहे जिस विषय की समीक्षा की गई हो, लेकिन सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, सभी विचारकों ने पहले इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है। इसलिए सृष्टि की उत्पत्ति का ये प्रश्न जो है, ये आधुनिक विज्ञान के सामने बिल्कुल सफाई के साथ रखा जाना चाहिए, और उससे जो उसकी अपनी स्थापनाएं हैं, उन स्थापनाओं के आधार पर उससे उत्तर मांगा जाना चाहिए। एक बड़ा प्रश्न है ये। इसी तरीके से आधुनिक विज्ञान की एक बड़ी हास्यास्पद पद्धति है, जिसको हम लोगों ने अपने कोविड काल में देखा होगा, जिसे इनडेफिनिट कॉरिजिबिलिटी कहते हैं, अनंत संशोधनीयता का सिद्धांत। विशेष रूप से आप मेडिकल साइंस में इसको आप देखिए। एक बीमारी के लिए एक दवा का इजाद किया, 10 साल तक उस दवा को खिलाया, उसके साइड इफेक्ट हुए, उसके बाद दूसरी दवा आई, उसको 20 साल तक खिलाया, उसके साइड इफेक्ट हुए, उसकी तीसरी दवा आई। ये जो अनंत संशोधनीयता का सिद्धांत है, एक तरफ तो विज्ञान ये मानता नहीं कि सृष्टि की उत्पत्ति का कोई अंतिम सत्य है, और दूसरी तरफ वो दावा करता है कि इस तरीके से हम रिफाइनमेंट कर करके एक दिन अंतिम सत्य को प्राप्त कर लेंगे। ये अपने आप में एक आत्मविसंगति है आधुनिक विज्ञान की ज्ञान पद्धति में। इसको गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। अगली बात इस विज्ञान के बारे में है, जिसे हम लोग एक्सक्लूसिविस्ट एरोगेंस कहते हैं।
ये भी हमको अपनी परंपराओं को नहीं समझने दे रहा है कि केवल विज्ञान की दृष्टि और आधुनिक विज्ञान की जो दृष्टि है उसी से हम हर चीज को समझेंगे। लगभग कई लोगों ने इस बात की तरफ चर्चा की कि हमारे यहाँ सूर्य चंद्र का विधान है, हमारे यहाँ ज्योतिष का अपना विधान है, हमारे यहाँ ऋतुएं और मासों की अलग अलग व्यवस्था है, 348 दिन का उनके यहाँ वर्ष होता है, कोई चंद्रमा पर चलता है, कोई सूर्य पर चलता है। ये जो गैलीलियो है, ये गैलीलियो वस्तुतः इसी एक्सक्लूसिविस्ट एरोगेंस का सबसे बड़ा प्रतिपादक है। चर्च और उसके बीच में जो विवाद था उसमें यही था कि नहीं, केवल सृष्टि को देखने की एक ही यही प्रकार की दृष्टि है जो गैलीलियो प्रोपाउंड कर रहा है। और इसको विस्तार से देखने के लिए आप लोगों को ओवेन बारफील्ड की किताब को देखना चाहिए। हमारे यहाँ सूर्य केंद्र में है कि पृथ्वी केंद्र में है, जो व्यवस्था है वो हेलियोसेंट्रिक है कि जियोसेंट्रिक है, ये प्रश्न ही दूसरी तरीके से है। और एक बार हम इस बात को यहाँ कह भी चुके हैं। आजकल नवरात्र चल रहे हैं, वैसे भी जो लोग नियमित संध्या वंदन करते हैं वो संकल्प लेते हैं, और संकल्प को आप देखिए, उनकी दृष्टि ज्यादा सही है कि हमारी दृष्टि ज्यादा उपयुक्त है। ओम तत्सदयतस्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते पुण्य क्षेत्रे कलियुगे कलिप्रथम चरणे काल नाम संवत्सरे आश्विन मासे शुक्ल पक्षे चतुर्थ्याम तिथौ तदोपरि पंचमी तिथौ शुक्रवासरे भारद्वाज गोत्रोत्पन्न ब्रजेंद्र शर्मा हम भाषणम करिष्ये। किसी पूजा के समय हम लोग मोटे तौर से इसी प्रकार का संकल्प लेते हैं ना। ये पूरे संकल्प को आप देखिए, जो सृष्टि के दो डायमेंशन हैं, स्थान और काल, टाइम एंड स्पेस, उस टाइम एंड स्पेस के सापेक्ष हम अपनी पोजीशन को डिफाइन कर रहे होते हैं। उस समय न पृथ्वी केंद्र में है न सूर्य केंद्र में है, समूची सृष्टि के केंद्र में हम हैं। और इसीलिए आप देखिए पश्चिम में भी अब लोगों ने कम से कम इस बात को स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि जिसे अभी तक वो यूनिवर्स कहते थे, अब वो भी कह रहे हैं कि यूनिवर्स नहीं, ये मल्टीवर्स है। यानी ब्रह्मांड को देखने की जो दृष्टि है वो सापेक्षिक और रिलेटिव हो सकती है, वो कोई एक ही प्रकार की दृष्टि नहीं होगी जिसको मॉडर्न साइंस क्लेम कर रहा है। चिकित्सा की, स्वास्थ्य की केवल एक ही प्रकार की दृष्टि नहीं होगी जिसे मॉडर्न साइंस क्लेम कर रहा है। ध्वनि शास्त्र की, नक्षत्र विज्ञान की, गणित की, भाषा की केवल एक ही दृष्टि नहीं हो सकती जिसे मॉडर्न साइंस क्लेम कर रहा है। इसलिए मॉडर्न साइंस का जो एक्सक्लूसिविस्ट एरोगेंस है, अनन्यता बोधक अहंकार है, इस चैलेंज से भी हम लोगों को निपटना चाहिए। इसने भी हमारी ज्ञान परंपरा को एक प्रकार से विक्षोभित किया है, उसके बीच में उसने बाधा उत्पन्न की है। और दो विषय और जिसे हम लोग सोशल साइंसेस कहते हैं, और दूसरा जिसमें मुख्य रूप से हम लोग सोशियोलॉजी को ले सकते हैं। ये समूची सोशियोलॉजी और सोशल साइंस की उत्पत्ति आप देखिए यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद होती है, और औद्योगिक क्रांति के तत्वों को जनमानस में सहनशील बनाने के लिए सोशियोलॉजी जैसा विषय अस्तित्व में आता है। और इसी तरीके से एंथ्रोपोलॉजी, जिस तरीके से हम तमाम अपनी ट्राइब्स की, तथाकथित ट्राइब्स का अध्ययन करते हैं, वो जो एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट है, एंथ्रो का मतलब ही होता है मैन, पो का मतलब लाइक, और लॉजी लॉगोस से बना है विजडम से, यानी उन लोगों के बारे में अध्ययन करना जो मनुष्य की तरह दिखते हैं, मनुष्य नहीं है। और यही कारण है कि आप देखेंगे एंथ्रोपोलॉजी में रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथल मैन, जावा मैन, पेकिंग मैन, ये जो एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की जो जातियां हैं, मानव जातियां, केवल उनका अध्ययन होता है। क्रो मैग्नन मैन जो यूरोप की जाति है, उसका अध्ययन नहीं होता, क्योंकि वो अध्ययन करने वाले हैं, वो बताने वाले हैं कि हम अभी मनुष्य की तरह दिख रहे हैं, लेकिन कितने अंशों तक हम मनुष्य हैं और कितने अंशों तक नहीं हैं। इसलिए मनुष्य को सभ्य बनाना या मनुष्य को परिपूर्ण बनाना, ये उनकी जिम्मेदारी है। इसी को हमारे यहाँ सिविलाइजिंग मिशन कहा गया, या इसी को उन लोगों ने व्हाइट मैन्स बर्डन कहा। सारी सोशियोलॉजी आप देखिए, और सोशियोलॉजी वस्तुतः क्रिश्चियनिटी के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो अस्मिता के प्रश्न खड़े हुए, उन अस्मिता के प्रश्नों को सैद्धांतिक रूप देने के लिए यूरोप में समाज विज्ञानों का उदय होता है और विभिन्न आइडियोलॉजीज का उदय होता है। और सारी आइडियोलॉजीज जिन पर हम लोग अपने विश्वविद्यालयों में काम करते हैं, वो चाहे लिबरलिज्म से संबंधित हो, वो चाहे मार्क्सिज्म से संबंधित हो, वो चाहे पोस्ट मॉडर्निटी से संबंधित हो, वो चाहे आपका इन्वायरमेंटलिज्म हो, मल्टीकल्चरलिज्म हो, पोस्ट कॉलोनियलिज्म हो, फेमिनिज्म हो, या वो चाहे सोशलिज्म के बहुत सारे शेड्स हों जिनकी चर्चा कलुमा मैम कर रही थी, ये जो सेकुलरिज्म और ये जो फेमिनिन सोशलिज्म इत्यादि आए, ये सारी आइडियोलॉजी वस्तुतः जो आधुनिक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है उसके तर्कों को सह बनाने के लिए अस्तित्व में आई। और इसी वजह से आप देखेंगे कि जब भी आप किसी अध्ययन में आप इन आइडियोलॉजीज का प्रयोग करते हैं, तो उससे आपकी कोई फ्रेगमेंटेड आइडेंटिटी या कॉन्फ्लिक्टिंग आइडेंटिटी ही का सवाल हमारे सामने आता है। संघर्षशील और बिखरी हुई अस्मिताओं का भी प्रश्न हमारे सामने आता है। कभी भी इस प्रकार से समेकित अस्मिताएं कि हम एक ही हैं
वो चाहे पूर्वोत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे मध्य भारत हो, चाहे विस्तृत भारत हो, उस प्रकार की समेकित दृष्टि हमारे सामने नहीं आ पाती। तो ये जो सोशलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच है, इससे भी बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। और हिस्ट्री, आखिर में हिस्ट्री को लेकर के बहुत सारे विचारकों ने, पश्चिम के विचारक उन्होंने विचार किया कि जो आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास जिसको हम कहते हैं, कभी भी किसी परंपरा में उस वैज्ञानिक इतिहास की दृष्टि को महत्व नहीं दिया गया। हमारे यहाँ कहा ही गया कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम यथावृत्तम कथायुक्तम इतिहास प्रचक्षते, कि जो हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ को सिद्ध कराने वाला जो आख्यान है, वो वस्तुतः हमारे लिए इतिहास है। केवल जिसे आजकल हम लोग ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री कहते हैं, इसको तो आरजी कॉलिंगवुड जैसे स्कॉलर्स, एरिक वॉगलिंग जैसे स्कॉलर्स, ये अभी हमने नाम लिया वो ओस्वाल्ड स्पेंगलर जैसे स्कॉलर, जिसकी किताब का नाम ही है द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, या भारतवर्ष में श्री अरविंद जैसे विचारक, कभी भी इतिहास की आधुनिक दृष्टि को नहीं मानते। और इतिहास की इस केवल तथ्यपरक दृष्टि को मानने के बहुत सारे गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़े हैं। तो इसलिए यदि हम भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका सम्यक स्वरूप क्या है, उसका तो हमको मित्रबोध होना ही चाहिए। उसमें जो बाधक तत्व हैं, जो खास करके हमारी एकेडमिक लाइफ में हैं, जो मॉडर्न साइंस का आइडिया है, जो मॉडर्न हिस्ट्री का आइडिया है, जो मॉडर्न सोशल साइंसेस का आइडिया है, जो मॉडर्निटी एज सच का आइडिया है, और जो सोशोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच हैं, इन सब की भी हमको गहरी मीमांसा करनी पड़ेगी। ये इतना आसान नहीं है। जब ये प्रश्न हमारे सामने आते हैं, तब हमको लगता है कि हम लोगों को 20-25 साल का एक बड़ा ईमानदारी से करने वाला कोई प्रोजेक्ट लेकर के आगे चलना पड़ेगा। तब शायद हम लोग उस आत्म विभाजन से अपने आप को बचा सकते हैं, जो आत्म विभाजन कभी कभी पुरुष और स्त्री के बीच में, कभी जो है वो नगरीय और ग्रामीण संस्कृति के बीच में, कभी मेन स्ट्रीम और कभी पेरिफेरी के बीच में, इस तरीके का आत्म विभाजन पैदा कर दिया जाता है। इसके पीछे एक पूरी की पूरी, आप जिसको कह सकते हैं कि विश्व दृष्टि काम कर रही है, और वो विश्व दृष्टि आधुनिकता के द्वारा प्रेरित है। उसकी अपनी एक बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल एपिस्टेमोलॉजी है, ज्ञान मीमांसा है। जब तक उस ज्ञान मीमांसा को उस ज्ञान मीमांसा के स्तर पर जाकर के हम चैलेंज नहीं करते, जो काम गांधी ने किया, जो आनंद कुमार स्वामी ने किया, या जो काम आगे चल करके अरविंद ने किया, तब तक इस प्रकार के कन्फ्यूजन से हम नहीं बच सकते। तो इसलिए सातत्य और अवरोध, ये दोनों बातें मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। मैं तो समझ रहा था कि कुछ कालातिक्रमण हुआ होगा, लेकिन आधे घंटे में मैंने अपनी बात कर दी है। सामान्यतः मेरा यह स्वभाव है कि जब मैं अध्यक्ष के आसन पर होता हूं, तो उस अधिकार का मैं दुरुपयोग करते हुए 10-15 मिनट आगे बढ़ जाता हूं, लेकिन इस बार मैंने ऐसा नहीं किया। आप लोगों ने इतने धैर्य के साथ मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से जो इस संगोष्ठी के कार्यकर्ता हैं, जो इसको आयोजित करने वाले लोग हैं, और संस्थान का सारा परिवार जिसने ये अवसर प्रदान किया, उन सभी के प्रति मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। साधुवाद, धन्यवाद।